आप खुदरी आत्मकथा का ये दूसरा पार्ट है। भाग एक में देखें तो जो पहला है प्रसंग, मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी। जो यहाँ पे कवित्री रमणिका जी हैं वो कहती है कि याद आता है नारनौल का ठोशी पहाड़। पहाड़ की तराई में घोड़े पर चढ़ने की जिद करती नन्ही रमना। वह पैर पटक पटक कर कहती है मैं घोड़े पर चढ़े चढ़ूंगी पहाड़। सवारी के लिए घोड़ा एक ही था, बाकी तो खच्चर थे। मुझे दोनों में फर्क की समझ नहीं थी। छोटा भाई रवि यानी जो रमना थी, कवित्री रमणिका जी जो थी उनका छोटा भाई रवि था, जो मुझसे रवि जो छोटा भाई था वो 5 साल बड़ा, पर भाइयों में छोटा था। वो खुद घोड़े पर चढ़ गया और मुझे खच्चर थमा दिया। खच्चर की आदत नकल करने की होती है, जो आगे वाला करता है खच्चर वही करता है। मैं लपक कर खच्चर पर जा बैठी। साइस ने लगाम अभी मेरे हाथ में थमाई ही थी और मैं रकाब में पूरी तरह पाँव डाल भी नहीं पाई थी कि छोटे भाई ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। और क्योंकि खच्चर नकल करता है और खच्चर ने मुझे सरपट ले भागा। भाई बहुत शैतान था, वो खच्चर से पटकनी दिलाकर मुझे पछाड़ना चाहता था। उसने सोचा होगा कि मैं खच्चर से गिर जाऊंगी। जैसे ही घोड़ा सरपट भागा, खच्चर ने भी रफ्तार पकड़ ली। मेरे हाथ से लगाम छूट गई और खच्चर की गर्दन के बाल मेरे हाथ में आ गए। एक पाँव रकाब में अटकाए खच्चर की पीठ से सटी मैं उसकी गर्दन को कसकर पकड़े हुए थी। चारों तरफ हड़कंप मच गया कि डॉक्टर साहब की बेटी को तो खच्चर लेकर भाग गया। लोगों को डर था कि अगर खच्चर पहाड़ पर चढ़ गया तो मैं गड्ढे में गिर जाऊंगी और अगर वो तालाब की तरफ गया तो मैं पानी में डूब जाऊंगी। पापा जी कैंप छोड़कर दौड़े दौड़े आए। दादी और बीबी जी यानी पंजाबी में बीबी जी, उनको माँ कहते थे, माँ को बीबी जी, अपने अपने ढंग से सब रोने पीटने लगे। दादी प्रलाप कर रही थी कि पट होन यानी विगड़ैल रवि ने कुड़ी लड़की न मार देता, नी मेरी गड़ा कोट दिरानिये महलों और दुर्गों की रानी, नी मेरी घोड़े चढ़न वाली है रुक जाना खिच्चर। तो इस तरीके से वो जो है इनकी दादी रो रही हैं। और इनकी माँ, जिनको ये बीवी जी कहती, वो बहुत गुस्सैल प्रकृति की, और वो गुस्से में गालियां बक रही कि उनकी जबान से ऐसी झरती जैसे पतझड़ की आंधी में पत्ते। वे रोते रोते छाती पीट पीट कर पास खड़े पापा जी को उलाहना देकर कोस रही थी। और सिखाओ बेटू ने तो घोड़ा चढ़ना, मुइया बरगे कम यानी लड़कों जैसा वो काम करेगी। लो अब मरने चले। अब यहाँ पे रोना धोना पीटना सब चालू हो गया। कहते हैं कि पापा जी बेहद घबरा गए थे। वे कभी मुठ्ठियां बांधते, खोलते हुए नौकर चाकरों को खच्चर के आगे से घेरने की बात करते, हुक्म देते, पर कुछ संभव नहीं था। उनके पाँव की रफ्तार के साथ साथ उनकी मजबूरी की रफ्तार भी बढ़ रही थी। वे एकाएक तालाब के पास आकर रुक गए, जैसे मेरे मरने का इंतजार हो रहा हो। ताऊ जी का जो मझला बेटा था वो हरबंस खच्चर के साथ साथ भागते हुए मेरा हौसला बढ़ाते हुए मुझे खच्चर को काबू करने के तरीके बता रहा था। शाबाश रमना, शाबाश, कोशिश कर, उत्ते तू ऊपर चढ़ जा, लगाम पकड़ ले, कह कहकर वो मेरा मनोबल बढ़ा रहा था। लगाम बार बार मेरे हाथ में आता और फिर छूट जाता। मजले भैया जैसे हार के पीछे छूट गए थे। आगे तालाब था जहाँ मौत मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी टांगें बार बार खच्चर की टांगों से टकरा रही थी। बार बार चोट खाती, मेरी टांगें चटक रही थी। मेरी पकड़ खच्चर की गर्दन पर मजबूत थी। एक आध बार तो मैं उचक कर खच्चर की पीठ पर भी जाती और बैठ जाती। तालाब नजदीक आता चला जा रहा था। मौत का फासला कम होता जा रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, पापा जी कह रहे थे तालाब आ रहा है, अरे रोको उसे तालाब पर पहुंचने से पहले, नहीं बचेगी। लोग चिल्ला रहे हैं कि डॉक्टर साहब की बेटी तो अब नहीं बचेगी। खच्चर शैतान है, वो तालाब में ले डूबेगा। उसे चारों तरफ से आवाजें मुझे डरा रही थी। क्या करूं मैं? सवाल अहम था कि एकाएक नीचे सरपट दौड़ती धरती पर मुझे खच्चर के पेट के ठीक नीचे पत्थरों के बाद बालू से भरा अखाड़ा नजर आया। मैंने आओ देखा ना ताओ, झट से खच्चर की गर्दन छोड़ी, बालू धसक गई और उसने मेरी देह को अपनी गोद में ले लिया। एक भी खरोच तो नहीं आई मुझे, बस एक झटका और एक दस्तक। सभी मेरे गिर जमा थे। मैंने जोर से आंखें बंद कर रखी। लोगों ने कहा पुत्र, मैंने आवाज सुनी। मेरी दादी मेरी आंखों पर हाथ फेर रही थी। वे मेरे शरीर को टो टो कर देख रही थी। उठो बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम बहादुर हो। पापा जी ने मुझे उठाते हुए कहा। बगल में खच्चर चुपचाप एकदम साधु सा शरीर बना खड़ा था और दूर से छोटा भाई रवि अपने घोड़े को घुमाकर मुस्कुराता हुआ राफ्ता राफ्ता आ रहा था। बीबी जी ने मुझे छाती से तो लगा दिया, पर वे गाली देना नहीं भूली। चंद्री अजमल, तू मर जानी तो, टंग टूटी जानी तो तुझसे कौन से ब्याह करने वाला, कौन मिलता तुमको ब्याह करने वाला। मैं जोर से हंस पड़ी थी और अपने भाई रवि को गरियाते हुए बोले, इसी ने मुझे बुद्धू बनाया, खुद तो घोड़ा ले लिया और मुझे खच्चर दे दिया। दे अपना घोड़ा मुझे, मैं घोड़े पर सवार होकर पहाड़ चढ़ूंगी। तो ये देखिए इनके जीवन का पहला प्रश्न था बचपन में कि किस तरीके से ये घोड़े पर पहाड़ चढ़ने की जिद करती है।
कहते हैं कि दूसरे प्रसंग में कि बुरी लड़की और अच्छी लड़की क्या होती, तो रमना के नज़र में उनके जीवन का ये प्रसंग है कि बुरी लड़की है, ज़िद्दी है, बड़ों का कहना नहीं मानती, बुद्धू भी है और बदशक्ल भी है। बस जब देखो बहस ही करती रहती है। मैं प्रायः यही जुमले अपने बारे में बचपन से ही सुनती रही। मैं नहीं जानती थी कि घर के लोग मुझे बुरी लड़की क्यों कहते थे। उन सबकी बात कहीं मेरे मन में इतनी गहरे उतर गई थी कि मैं स्वयं भी कभी-कभी अपने को बुरी लड़की मानने भी लगी थी और अपने से सवाल भी करना बंद नहीं करती थी कि मैं बुरी हूँ। कहते हैं कि छोटी बहन जो इनकी उर्मिला थी, यानी रमनिका की छोटी बहन उर्मिला, ये घर पर की लाडली थी सभी लोगों की। जैसे माँ कहती वो मान लेती, इसलिए वो अच्छी थी। पता नहीं मैं क्यों नहीं मान पाती थी। माँ, पापा और दादी अथवा भाई के सब आदेश जो मुझे दिए जाते, सबको नकारने में इनकार करने में मुझे खासा मजा आता। तर्क करना मेरी आदत बन गया था। इस आदत ने मुझे आदेश ना मानने की युक्ति भी दे दी थी। मैं तो बुरी लड़की हूँ ना, तो क्यों करूँगी घर का काम? नौकर किस लिए है? माँ क्यों नहीं करती काम? क्यों दादी ही सब काम करती है? मैं ऐसे सवाल पूछती तो जवाब में मुझे मिलता थप्पड़। क्यों पालूं मैं भाई भाभी का बच्चा? वो रोता रहता है। अगर वो हंसता है तो मैं खेल भी लेती। जब वो रोता है तो मुझे क्यों दे दिया जाता है? उसे गोदी में उठाकर घुमा लाऊं। यानी घर परिवार में भी जब इनको छोटे बच्चों को खिलाने के लिए कहा जाता, कोई भी काम किया जाता, तो ये सीधे तर्क दे दे के उसको मना कर देती। और इनका तर्क लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए ये अच्छी लड़की की श्रेणी में नहीं आती थी। कहती कि मैं तर्क देती, इसके बावजूद भी मैं अपने हिस्से की लेमन जूस कभी-कभी उस बच्चे को दे आती, थोड़ा मुस्कुराहट होता तो उसको खिला भी देती। एक प्रसंग बताती है कि जब घर में सभी को सिनेमा देखना जाना होता तो वो मेरे से ही चिरौरी करते। छोटी बहन माँ की डांट खाकर चुप हो जाती। घुड़की में भैया भाभी भी मैदान छोड़ जाते। यानी सबको पता था कि गब्बर है तो रमनिका है, उसी से काम करवाना पड़ेगा। और ये क्या करती इनको जाना होता तो अपने पिता के सामने सुबह से ही घर में रोना पिटना शुरू कर देती कि आज शाम को सिनेमा जाना है, मैं अपना फैसला सुनाती हूँ। माँ से दादी से बार बार कहती, नहीं मानने पर जमीन पे लोट पोट करना, बालों में धूल डाल देना, कपड़े फाड़ लेना, जोर जोर से चिल्लाना, सारे तर्क सारे हथियार इनके पास थे। कहती तब पापा जी के पास जाती, वो मान जाते, माँ तंग आकर मान तो लेती, लेकिन उनकी गालियाँ शुरू हो जाती, मरजानी, खसमन उखानी। कहते हैं कि जिद्दी है मोई मरजानी, कहकर दादी हंस देती। पापा जी प्यार से कहते, उठो बेटा, बस उठो उठो, अब तुम्हारी बात तो हमने मान ली, तुम तो हमारी वकील बेटी हो, भला तुमसे कौन जीतेगा। ये मेरी पीठ ठोकर मुझे उठाते, मैं रोते रोते हंस पड़ती, मेरी जिद पर सब सिनेमा देख आते, फिर भी सबकी नज़र में मैं बनी रहती बुरी लड़की। यानी जब जब भी लोगों को काम निकलवाना होता रमनिका से निकलवा लेते, लेकिन उसको बुरी लड़की का समर्थन जो है पूरे घर में बुरी लड़की के रूप में ही जाना जाता। कहती कि मेरे भीतर जो है ना एक और लड़की हमेशा पलती रही है, जिसे मैं अच्छी लड़की कहती थी। उसे मैं प्रायः उस अच्छी लड़की से अकेले में मन ही मन में बात करती थी। वह अच्छी लड़की मेरे भीतर से उठती, अपना मुंह मेरे कान के पास ले जाकर कहती, तुम अच्छी हो, तुम बहादुर हो। मैं खिलखिलाकर हंस देती। तुम तो मेरे भीतर रहती हो, अच्छी लड़की हो ना, हमेशा हंसती रहती हो, मुस्कुराती रहती हो, कभी रोती नहीं हो, कभी जिद नहीं करती, मेरी हर बात मान लेती हो, तुम मुझे हमेशा अच्छी कहती हो। पर नहीं, मैं तो बुरी लड़की हूँ ना, सब तो मुझे घर में जिद्दी कहते हैं। मेरे भीतर की लड़की जब खिलखिलाकर हंस देती है तो सदैव तर्क या युक्तियाँ खोजती, मेरी आंखें को सोचती, मेरे माथे की रेखाएं सहज हो जाती है। मेरे भीतर की लड़की मुझे प्यार से एक मीठी सी डांट पिलाती है और बालों में हाथ फिराकर कहती है, कितनी सच्ची हो तुम, कितनी बहादुर, प्यार की कितनी चाह है तुम्हें। मेरी उंगलियां अनजाने ही अपने बालों को सहलाते हुए फिरने लगती है। क्यों हंसती हो पगली? तुम्हारे लिए तो मुझे ही सबकी बात सुननी पड़ती है, न ताकि तुम्हें कोई बुरा ना कहे। तुम मेरे भीतर रहती हो ना, बस तुम अच्छी बनी रहो, मैं सब बुराई ओढ़े रहूंगी, पर तुम्हें बुरा ना कहने दूंगी, ना ही बुरा बनने दूंगी। मैं बड़ी बाल सुलभ सरलता से अपने भीतर की अच्छी लड़की को दिलासा देती। अब यहाँ पे देखिए इनके जीवन का तीसरा प्रश्न शुरू होता है, सिर ढक कर चलो। कहती कि वहाँ पे जहाँ पे ये रहते पंजाब में, यहाँ एक ये प्रथा तो लगभग बहुत ही ज़्यादा चला, अभी तक भी चल ही रहा है लगभग बहुत जगह। सिर ढककर चलो, माँ ने घर से बाहर कदम रखते ही रमनिका को कहा। और रमनिका तो जिद्दी, उसने कहा नहीं करूँगी, नहीं ढकूँगी सर। रवि भी तो नहीं ढकता। क्यों, रवि को कोई क्यों नहीं कहता कि वो सिर ढक के चले? नाना जी की हवेली और क्लब में इतनी मेमें आती हैं, वे चुन्नी दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती? मैं क्यों नहीं उनकी तरह चुन्नी ओढ़े चलूँ? तो उनकी माँ कहती है कि ये अच्छे घर की लड़कियों का रिवाज नहीं है। माँ मुझे समझाते हुए कहती है अच्छा, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं मानूंगी अच्छे घर के रिवाज। ये सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात, मैं अपना ही रिवाज चलाऊंगी खुद अपने आप में, जोर देकर कहती।
बीबी जी यानी इनकी माँ चुप हो जाती। दादी गुरु नानक के बारे में मुझे खूब कहानियाँ किस्से सुनाती। मैं भी तो उनकी ही औलाद हूँ, मैं भी उनकी तरह अपना पंथ क्यों ना चलाऊँ? ये प्रश्न मैं इनसे बार-बार पूछती। तो दादी कहती ये लड़की बड़ी होकर ना बाप की नाक कटाएगा। अभी से ये लक्षण तो है ही, आगे जाकर न जाने क्या होगा। कैसे ऊट-पटांग बातें करती है कि बाप का साइकिल चलाए, घोड़ा चलाए, तांगे में बैठना, पर्दे से मुँह निकाल कर गुल्ली की बगल में हंटर पकड़ना। इसे पीछे की सीट पर जबरन पकड़ कर बैठाना पड़ता है। ये किसी को नहीं सुनती। मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो। आफुदरी कहीं की। यानी कहते हैं आफुदरी मतलब जिद्दी कहीं की। घर वापस लौटने पर बीबी जी ने इनकी माँ जो है दादी से शिकायत के लहजे में कहती है, जैसे दादी की वजह से ही मैं ऐसी हो गई हूँ। दरअसल बीबी जी कहना ये चाहती थी कि दादी और पापा जी के प्यार ने ही तो मुझे सिर पर चढ़ाया है। दादी जवाब नहीं देती। वो जानती है कि गुस्से में जो बीबी जी इनकी माँ और भी बोलेंगी। बीबी जी फिर शुरू कर देंगी अपनी प्रिय गालियाँ, और जिन्हें मैं अपनी देह और मन से ऐसे झाड़ देती थी जैसे बारिश में भीगने के बाद बिल्ली देह झाड़ कर खड़ी हो जाती। एक दिन तो मैंने बीबी जी को यही कह दिया कि सब गालियाँ आपको वापस लौटा दी मैंने बीबी जी। एक नहीं रखी मैंने अपने पास, आप ही रखे ने संभाल कर। फिर क्या था, धपाधप मार पड़ने लगी। फिर मुझे गाली देती, अपने बाप को गाली देती, ये देखो जी, अपने लाडली को मेरे सामने ज़बान लड़ा रही है। बीवी जी ने पापा जी से ऐसे कहा जैसे उन्हीं के कार्ड मैंने बीवी जी को गाली देने की जुर्रत की हो, हिम्मत जुटाई हो। इतनी गालियाँ मत दो उसे, इतना तंग मत करो कि वो तुम्हारे जुल्म के खिलाफ तुम्हारे ही सामने खड़ी हो जाए। चाह कर भी पापा जी ये बात कह नहीं पाते। उन्हें अपनी शांति बरकरार रखने के लिए बीवी जी की हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता, वे उनसे सहमत हो या ना हो। यानी इनकी माताजी को इनके पिताजी बहुत प्रेम करते थे, उनके आगे उनकी ज़्यादा नहीं चलती थी। उन्होंने कहा मैंने गलती नहीं की बीबी जी, मुझे बार-बार गालियाँ देती थी तो मैंने एक ही बात कहा कि मैं आपकी गालियाँ आपके मुँह पे लौटाती हूँ। मैंने एक भी गाली नहीं रखी, बस लो इसी पे फिर पड़ने लगा। वो तर्क करती जाती और उसके तर्क को इस तरीके से उनकी बीवी मार-पीट के बदल देती। उसने कहा क्या तर्क करना गाली देना होता है? मैं अच्छी लड़की से एकांत में बाद में पूछती हूँ कि तर्क गाली नहीं होता? तो एकांत में वो लड़की कहती नहीं तर्क गाली नहीं होता, कटु होता है और कड़वा तो मतलब किसी को भी कोई भी चीज़ सच तो कड़वा ही लगता है। पर तर्क सच तो होता है ना, मैं किसी का झूठ नहीं मानूँगी, भले मुझे बुरा कहें सब लोग। तुम मुझे अच्छी कहती हो ना, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। मैं अच्छी लड़की से कहती और अपने मन को तसल्ली देती। यानी जब वो अपने अंतर्मन से बात करती रमणीका तो वो खुश हो जाती कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। प्रायः समय निकाल कर मैं अच्छी लड़की से बात कर लेती थी। आरोपों और लांछनों से घिरी जब मैं नितांत अकेली होती, तो अच्छी लड़की मुझे हँसाती, मेरा हौसला बढ़ाती, मेरा साथ देती। वो अच्छी कहकर मुझे पुकारती थी। अच्छा मतलब वही उनका अंतर्मन जब वो शांत होती, तो अपने अंतर्मन से बात करती। आगे कहती हैं चौथे प्रसंग में कि मैं बड़ी होने लगी। मैं बड़ी होने लगी। किसी लड़की का बड़ा होना क्या होता है ये उस लड़की के समझने से पहले ही दुनिया उसे बता देती है कि लड़की का बड़ा होना दुनिया की आंखें तो पहले ही देख ली। कुछ बदल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं 12-13 वर्ष की हो चुकी थी। अब मैं ज़मीन पर लोट-पोट नहीं होती। मेरे गुस्से का पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा भर गई थी कि मैं कुछ करने को हमेशा उद्यत थी। अब ज़मीन पर तो मैं नहीं लौटती थी पर किताबें, कापियाँ फाड़ देती थी। कप प्लेट तोड़ देती, गिलास कटोरी फेंक देती और तर्क के खिलाफ चुपचाप कभी कुछ नहीं सहती। कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे हेय समझते हैं। कैसी नज़र से तो देखते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे अनदेखा करते हैं, मेरी पूछ नहीं करते। इस घर में चूँकि मैं अच्छी नहीं दिखती, ना ही सुंदर हूँ मैं, ना लगूँ मैं अच्छी। उनको क्या, मुझे नहीं लगना है अच्छा किसी को, मुझे नहीं दिखना है सुंदर किसी को भी। मैं जैसी हूँ, ऐसे ही बनना होगा। मुझे जैसी हूँ, ऐसे ही रहूँगी। जो मुझे प्यार करना चाहे करे और नहीं करना चाहे तो नहीं करे। बीवी जी को तो छोटी मिल गई है ना, गुड़िया सी सुंदर, यानी अपनी बहन के बारे में कहते हैं। इनको लगता है कि उसको प्यार इसलिए करते वो सुंदर है और रम्यका को लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ तो मुझे इसलिए प्यार नहीं करते। तो ये कहती है कि दादी भी ढेर सारा प्यार करती है, पापा जी तो बहुत प्यार करते हैं ना, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। और वो भले ही बीबी जी से डर के प्यार ना जताए हमसे तो कोई बात नहीं। मैं बहादुर तो हूँ ना, कायर तो हूँ नहीं। सुंदर होकर क्या होगा अगर डरपोक रही। मैं हंस पड़ती है तर्क देकर। हे नजरों ने हमेशा ही मुझे विचलित किया। बचपन से ही मैं आंखों की भाषा नजर के माध्यम से पढ़ने में माहिर रही। देखते ही नजर को पहचान लेती थी, इसलिए नजरें मुझे प्रभावित करती थी। जीवन भर आंखें मेरा पीछा करती रहती। आंखें नजर दृष्टि में इन्हीं से अपने लिए कुछ पाने को लालायित रही, भूखी रही। प्रेम, प्रशंसा, आदर, सम्मान में दया, तरस, तिरस्कार या उपेक्षा की नज़रों से सदैव जूझती रही। उपेक्षा की नज़रें मुझे शालती थी। प्यार, सम्मान और स्नेह भरी नज़रें मुझे समर्पित हो जाने को प्रेरित करती। मेरी नज़रों से घृणा और प्यार का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। मैं सिनेमा देखकर लौटी तो घंटों सोचती रहती, अपने वक्ष को देखकर मुस्कुराती, कनखियों से अपने उपहारों को देखती, एकांत में बातें करती।
और मुझे ये सब अच्छा लगता। भले सब मुझे बदसूरत कहते, लेकिन घर में लोग मेरे फिगर की बहुत चर्चा करते थे। यहाँ तक भाभी वगैरह भी कहती थी कि 21 इंच होने का बखान करते कि कैसे वो है। जो मिलकर बैठते तो सब मेरे हाथों की लंबी उंगलियों का, कर्व का, खुबर की जो है मेरे फिगर की बात करते। बढ़िया ठीक ढंग से कपड़े पहनो, भाभी कहती कि बढ़िया ठीक ढंग से कपड़े पहनो रमना, तुम बहुत स्मार्ट लगोगी। क्यों ऐसा रूप बनाए रखती हो? ठीक है, तुम सब कुछ दूसरों के लिए करने के चक्कर में रहती हो, दूसरों पर न्यौछावर होना चाहती हो, पर अपना रूप तो संवार कर रखो। उसे क्यों बिगाड़ कर रखती हो? भाभी अक्सर मुझे समझाती। कहती पर पता नहीं क्यों मैं सलवार कमीज ही पहनती, छोटी की तरह कभी फ्रॉक वगैरह तो पहनती नहीं, सीधी मांग काट कर कसकर बालों की ऊंची से छोटी बात थी। सलवार भी ऊंची बात थी, बस दुपट्टा ना ओढ़ने की जिद थी। गिल्ली डंडा से लेकर क्रिकेट हॉकी तक सब खेलती। टांगों के नीचे से डंडा फेंक कर पेड़ों पर चढ़ना कूदना ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता। मिलिट्री अस्पताल पटियाला का घर भी बड़ा था। 10-12 कमरे थे, बड़ा दालान, बाहर बगीचा और मैदान, पीछे गाय भैंस और घोड़ों के लिए गुहाल, अस्तबल। बहुत से पेड़ पौधे, लताएं, फल फूल लगाने वाले बागवानी का खास शौक था पापा जी को। बाहर जमोए छोटे जामुन के पेड़ भी थे, मैदान में खूब दौड़ती थी। मैं तेज धावक भी थी, बाद में बड़ी होने पर तो एथलीट में स्कूल और कॉलेज में चैंपियन हो गई। हाई जंप, लॉन्ग जंप में मुझे कई कप महारानी पटियाला से पुरस्कार में मिले थे। रियासत भर में अव्वल आती थी। खेल कूद में बगल के मैदान में रोज रिशोला परेड करता था। घोड़ों की दौड़, घोड़ों के खेल, रोज छत पर चढ़कर या बाहर चबूते पर बैठकर मैं देखती। मेरे मन में इन घोड़ों की कवायद बहुत अच्छी लगती, मुझे उनके पैर पे खेल बहुत अच्छे लगते। मैं स्वयं भी मन ही मन घोड़ों पर बैठ कवायद करती रहती। कभी कभी हमारे तांगे का घोड़ा भी अड़ जाता। बीवी जी खासकर तांगे पर चढ़ने में बहुत डरती थी। वो घोड़ा अड़ने पर डर के मारे चिल्लाने लगती। सब डर जाते, मैं कभी नहीं डरती। गुल्ले का कैसे पुचकार कर गलती पर विरोध करने पर उस अड़ियल घोड़े को सुधार देता था। कहते हैं कि बहुत दिन बाद जब मैं नौकरी के सिलसिले में लुधियाना रहने चली गई थी, तब एक बार घोड़ा अड़ गया और तांगा उलट गया, मेरी बाँह टूट गई। और उसके बाद मैं भी घोड़े से डरने लगी। डर के कारण मैंने तांगे पर चढ़ना ही छोड़ दिया। थोड़ी दूर मैदान में पैदल फौजी कसरत करते, कवायद करते, यानी चारों तरफ हमेशा चुस्त दुरुस्त वातावरण। मैं स्वयं भी दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर फुर्तीली थी। भले हड्डी या अड़ियल थी, जिस बात पर अड़ गई सो अड़ गई, घोड़े की तरह। तब टस से मस होना मुश्किल था। कहती कि प्यार से जो मर्जी मुझसे काम ले लो, लेकिन अगर ये कोई चाह कि मेरे पे हुक्म बजा ले, तो वो तो मैंने सीखा नहीं। हुक्म स्वीकार और समझ में होने लायक बजाना हो तो मुझसे कोई काम करवा ले, वो जाने। यानी कोई भी हुक्म चलाना चाहे रेप्लिका पे तो हुक्म नहीं चला सकता। वो ऐसे आदतों जब कोई भी इस तरीके से आदेश देता ना, तो आदेश की वो अवहेलना कर देती। प्यार से आप उससे कोई भी काम करा सकते थे। कहती हैं आगे कि जब आस्थाएं टूटती हैं, आस्थाएं यानी बचपन में जब हम नानौल में थे तो मैं पूजा पाठ बहुत करती थी। बाद में सब छोड़ दिया। हनुमान चालीसा का पाठ 40 बार करना मैंने नानौल में ही सीखा था। उन दिनों क्या हुआ कि जो दादी के साथ पूजा पाठ करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा होता, मांस मछली खाना भी छोड़ दिया था। पटियाला आने के बाद उन्हीं दिनों सत्यार्थ प्रकाश मेरे हाथ लग गया। और जैसे ही सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू किया, ये सब चीज़ें पीछे छूट गई। पूजा में विश्वास खत्म हो गया। इसके बाद तो मैंने कभी कोई अंधविश्वास या आस्था की नहीं। या हो सकता है कि मैं उसको पढ़ने के बाद ज़्यादा उदार हो गई हूँ और मेरे मन में नई-नई मान्यताएँ आने लगी, उभरने लगी। छुट्टियों में तीनों बुआ के लड़के हमारे यहाँ रहने आ जाते थे। रसोई के बाहर रोज़ मांस पकता। दादी जाकर कभी-कभी कलछुल से चला देती ताकि मांस न जल जाए, जो उनके बेटे ने खाना है। छूत मारने पर वे भी बेटे के प्रेम में मांस पका ही देती। जब तक वे जिंदा रही, उनकी इसी उदारता ने घर भर को जोड़े रखा। मैं जो कभी मांस छुआ जाने पर नहाना भागती, यानी ये इन सब से दूर रहती। और एक समय था, कहती कि जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों का जमघट था, तो ऐसे में सत्यार्थ प्रकाश पर घंटों बहस होता। कर्मकांड के खिलाफ मूर्ति पूजा, पूजा व्रत पाठ, इन सब पे गर्मा गर्म बहस। स्वामी दयानंद के विचारों की भी मैं बहुत कायल थी। पूजा में विश्वास टूटा तो अन्य रचनाएं अपने आप कमजोर पड़ गई। एक दिन ताऊ के लड़कों ने बहला फुसलाकर मुझे मांस खिला ही दिया। खाने में अच्छा लगा, फिर मैं खाने लगी। अब ऐसा हो गया कि खाने की टेबल पर ताऊ या बुआ के बेटों को मांस परोसने में बीबी जी कम ज्यादा करती तो मैं लड़ जाती। इनको कम क्यों दिया? हालांकि सत्यार्थ प्रकाश में मांस खाने का उपदेश तो नहीं था, लेकिन वैचारिक स्तर पर सत्यार्थ प्रकाश मेरे तर्कसंगत मन से मेल खाता था। मुझे खाना मुझे घर पर प्रचलित उन रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह करने के समान लगता है, जिनके अनुसार लड़कियों को मांस नहीं खाना चाहिए। मतलब लड़कों को खाना चाहिए, लड़कियों को नहीं, तो ये भी एक रूढ़िवादी सोच लगा।
वो कहती मैं स्कूल में भी बहस करती, छुआछूत के खिलाफ बोलती, पर्दा प्रथा के खिलाफ बहस करती। रियासत का विक्टोरिया स्कूल जहाँ जनरल, कर्नल, कप्तान रियासत यहाँ की जो लड़कियाँ वाहनों में आती, पर्दा लगाए चादर ओढ़ पढ़ने आती थी। मैं मेरा पर्दे के खिलाफ बोलना अपने आप में विद्रोह की एक मिसाल थी। शिक्षिकाएं मुझे चुप रहने को कहती पर मैं उनकी बात नहीं मानती। और फिर वो शिकायत प्रिंसिपल के पास जाता कि तुम क्यों पर्दे के खिलाफ बोलती, क्यों जाति पात तोड़ने की बात करती हो, क्यों सनातन धर्म को बुरा कहती हो, इन्हें बुरा भला कहती हो। प्रिंसिपल जो मिस सेन है, इन्होंने खूब डांटा, इनको एक थप्पड़ लगाया। मैं टस से मस नहीं हूँ, मैं ठीक कहती हूँ, मैंने पढ़ा है, इन्होंने कहा। रमनिका ने कहा मैं तो पढ़ी हूँ ये चीज़, सत्यार्थ प्रकाश में भगवान मूर्ति में नहीं सबके मन में है, सभी लोग बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, वैदिक युग में कोई औरत पर्दा नहीं करती थी, फिर हम पर्दा क्यों करें? वही मुगल काल की देन है, मैंने वही अकड़ और स्वाभिमान के साथ पढ़ा पढ़ाया, अब ये प्रिंसिपल मैम के साथ बोल रही हूँ। अब उन्होंने क्या किया कि उस उत्तर में मेरे विश्वास, आस्था, उत्तर के साथ-साथ मेरे सीमित ज्ञान का पुट होता। बाद में मुझे समझ में आया कि मुगल काल को मोहरा बनाकर हिंदू लोग अपने विकृत प्रयासों पर पर्दा डालते थे। एक थप्पड़ और पड़ता और बार-बार मैं वही कहती। वो मैम कहती कि बड़ी जिद्दी लड़की है, इसके पिता को बुलाओ। मिस सेन बोली, मैंने घर जाकर पूरा किस्सा पापा को सुनाया। बीबी जी अपनी आदत के अनुसार मुझे कोसने लगी। ठीक तर्क तो देती है, क्या गलत कहा? हम भी तो आर्य समाज की बातों को मानते हैं, तो पापा जी इसके समर्थन में बोले। और दूसरा इनकी माँ माँ कहती है कि हाँ आप ही ने तो बिगाड़ा है, इसे सिर पर चढ़ा रखा है। पापा जी डॉक्टर प्यारेलाल बेदी। पापा जी की इस मुक्त मिजाज के चलते ही बीबी जी को पर्दे से निजात और इतनी छूट मिली थी। वे पापा जी का घर और समाज में समर्थन तो करती, लेकिन उनके मन में पुरातन पंथी सोच, इनकी जो माता जी थी बीबी जी, उनके अंदर ये चीज था। बीबी जी पापा जी के साथ आर्य समाज मंदिर में हवन करने तो चली जाती, पर घर में दादी के साथ श्रद्धा भाव कर्मकांड ये भी करती। मैंने छिप छिप कर कहानी और उपन्यास भी पढ़ना शुरू ही कर दिया था। उन्नीस साहित्य, खासकर उपन्यास, खुलेआम पढ़ना तो लड़कियों को मना था। मैंने धर्म और साहित्य की किताबें भी जानकारी के लिए पढ़नी शुरू कर दी। घर में रामायण, महाभारत, कालिदास का शकुंतलम, मेघदूत, ये सब चीजें थी जिन्हें पापा जी पढ़ के और पढ़कर सुनाते भी थे। उन पर चर्चा भी होती, वे कविता भी लिखते। अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान की और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें घर की लाइब्रेरी में ही थी, भले उन्हें कोई पढ़ता नहीं था। बड़े भाई जो इनके श्री सत्यव्रत बेदी थे, जब भी कॉलेज से लौटते सत्यव्रत, तो कोई ना कोई जो है पुस्तक भाभी लाज बेदी, जो इनकी सत्यव्रत की पत्नी थी लाज बेदी, उनके लिए लाते, जिसे मैं और भाभी दोनों साथ में पढ़ते थे। अब आगे कहते हैं उनका रूठना मनाना। पापा जी जो पटियाला रियासत में डॉक्टर थे, तो रियासतों में डॉक्टरों की सेवा जो होती है फौज में भी ली जाती है। अब क्या कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, पटियाला महाराज ने जो है पापा का तबादला नरनौल से पटियाला कर दिया। कभी भी युद्ध में जाने का आदेश आ सकता है। पापा जी पहले तो शहर में घर लेकर रहते थे, फिर उन्हें कप्तान से मेजर का पद देकर मिलिट्री अस्पताल में भेज दिया गया। तब तक सभी बच्चे स्कूल में भर्ती करवा दिए गए। पापा जी को किसी भी दिन लाम पर जाना हो सकता था, इसके लिए सबका मन तैयार था। इसे लेकर दादी और बीबी जी प्राय रोती थी। पापा जी ने उनका रोना देखकर विचलित हो जाते। वे बीबी जी के लिए कविताएं लिखकर अपना दिल हल्का कर लेती। दादी बच्चों को दुलार कर अपना मन हल्का कर लेती। तो इस तरीके से उस समय था कि जो भी युद्ध पे यानी लाम पे जाता, तो एक तरीके से परिवार ये डर जाता कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं बच के, या वहाँ पे क्या होगा। कहते कि पापा जी की कई सहेलियां थी, सिविल अस्पतालों में नर्स और महिला मरीज, मिलिट्री अस्पताल में अर्धालियों की पत्नी भी उनकी सहेलियों की जमात में थी। कंपाउंडर, सहयोगी डॉक्टर, अक्सर घर आए मेहमान की पत्नियां, उनसे चुगलबाजी होती, जो भी उनसे बात करता उन पर फिदा हो जाता। सामंती परिवार में उन दिनों एक ऐसे प्रसंग आम थे। पत्नियों, दादियों, माएँ और बहनें ऐसे प्रसंगों को बड़ी सहजता से लेती, खासकर रियासतों में। वैसे भी सामंत घरों में मर्दों की अय्याशी के खिलाफ औरतें प्रायः बोलती नहीं थीं। वे जानकर भी अनजान बनी रहती। दरअसल ये सब मर्द की मर्दानगी के गुण माने जाते। चूंकि घर में पापा जी ने बीवी जी को ज़्यादा ही आदर और अधिकार दे रखा था, इसलिए वे इन मामलों में ज़्यादा संवेदनशील और पॉजिटिव थी। घर में पापा जी का प्रणय लीला बीवी जी से छिपा कर होता था, यानी बीवी जी को पापा जी पर अटूट विश्वास था। मैं ये सब देखकर भी चुप रहती, यानी रमनिका को ये पता होता इनके पिता जो है उन पे कितनी महिलाएं आसक्त हैं और पापा जी भी कम नहीं हैं। और लेकिन जो इनकी माता यानी बीवी जी से ये चीज़ें छुपा के प्रसंग होता था, और रमनिका को पता होते हुए भी बड़ा इंटरेस्ट लेती थी, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपनी माँ से बहुत परेशान रहती थी। और इसे ये भी लगता था कि चलो हमारे घर का जो माहौल है, रूढ़िवादी सोच है, ऐसे प्रेम प्रसंग चलेंगे तो आगे मेरे लिए भी रास्ता खुलेगा। कहती कि पापा जी का सुख दुख मुझे अपना सुख लगता या उनका दुख अपना लगता, तो बीवी जी के सुख दुख से तो मुझे मतलब था नहीं। बीवी जी जब नाराज़ होती तो घर भर उनके पाँव पकड़ कर उन्हें मनाता है।
मुझे भी उनके पाँव में गिरकर कहना पड़ता, बीबी जी मान जाओ, पापा जी को माफ़ कर दो, पापा जी से बात करो। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मन ही मन में ये संकल्प लेती कि मैं अपने पति को कभी अपने पाँव में गिरकर मनाने के लिए तो मजबूर नहीं करूँगी। इनकी मम्मी का खूब चलता था। पापा जी जब अपनी सहेलियों से चुपके-चुपके मिलते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। संभवतः छुप कर बीवी जी को पता न लगने देकर मैंने उनसे दिन भर खाई गालियों का एक किस्म का बदला ले लेती। लड़कियों के ऐसे रिश्ते को जलाना या उन पर चढ़ना करना वर्जित था, किंतु ये पुराने ज़माने की बात हो चुकी थी, या कहें कि मध्यम परिवारों तक सीमित थी, जहाँ लड़कियों की ऐसी बातों की भनक भी ना लगने दी जाती थी। उनके सामने आदर्श ही रखे जाते थे। माँ-बाप भी आपस में खुले तौर पर कभी भी मिलते नहीं, उनके सोने और रहने के कमरे अलग होते। पापा जी और बीवी जी का एक अलग कमरा था, उनका प्रेम दर्शन भी खुलेआम होता, जो सबको ज्ञात था। संभवतः ये ट्रांजिशन पीरियड के लक्षण थे। पुरातन पर आधुनिक कब्जा होना शुरू हो गया था। बेस आधुनिक हो गए थे, परिवार और मानसिकता अधकचरी हो रही थी, यानी कुछ नई कुछ पुरानी, या कहूँ नहीं, न पुरानी बस तर्कहीन मूर्खता। कहते हैं कविता और युद्ध का खटका का क्या मतलब है। पापा जी का स्थानांतरण जो है ये क्वेटा हो गया और हम मिलिट्री अस्पताल छोड़कर अब पटियाला शहर में अलग से घर लेकर रहने लगे। हम लोग नाना की हवेली में रहने नहीं गए। दादी ने भी अलग रहना ठीक समझा और बीवी जी ने भी। बीवी जी, दादी, भाभी, छोटा भाई रवि और हम दोनों बेटियों के साथ सब पटियाला शहर में रहने लगे। एक आर्य समाजी मास्टर थे पूरन चंद, इस बीच घर आने लगे थे। आर्य समाजी पूरन चंद वो परिवार के काफी नजदीक आ गए थे। वो जगह जगह स्कूल खोलते थे, तो स्कूलों के लिए दयानंद सरस्वती के नाम पर रसीद काटकर चंदा उगाते। पापा जी से भी वो बहुत मदद लिए। पापा जी उनके इस काम को काफी सराहते। उन दिनों आर्य समाज का काफी जोर था और ऐसे लोग हफ्तों तक किसी भी कार्य को इस प्रकार काम के लिए अक्सर करते और आके रुकते भी थे घरों पे। और कहते हैं उन्हें बड़े आदर सत्कार से रखा जाता, खासकर मध्य वर्गीय सामंत तथा नौ ढनाढ़ घरों में जहाँ इनका प्रवेश हो। घर में इस मास्टर का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो भी बड़ा धूर्त चालाक था। उसने पापा जी बीवी जी का विश्वास पूरी तरह अर्जित कर लिया था। वो घर के मामलों में हस्तक्षेप करने लगा था। पापा जी कोयटा से हर रोज एक कविता लिख कर जो है कोयटा से बीवी को भेजते थे। बीवी जी भी खत का मुख्तसर सा जवाब पोस्ट कार्ड पर भेज देती। भाभी पापा जी की खत पढ़कर बीवी जी को सुनाती थी, जिन्हें सुनकर बीबी जी मुंह दबाकर हंसती मुस्कुराती। डॉक्टर साहब का तो मत यानी मत ही मारा गया, कोई काम न धाम, बस यही झवलिया मारे यानी गप्पे मारे। भीतर ही भीतर इनकी माँ भी बहुत खुश होती, पति का जो है इतना प्यार रहता उन पे। बीवी जी वैसे तो बहुत गुस्से वाली वेला थी, लेकिन मोम जैसा दिल भी था उनका। वो डरपोक भी थी बहुत, बहादुर भी, पापा जी से बहुत प्रेम करती थी और उन पर बेहद विश्वास। उनके सामने अगर कोई औरत पापा जी से लिपट कर बात करे ना, तो भी उनको शंका नहीं होता। पापा जी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, कोई कमी नहीं रहने देते, पर संभवतः उनके पास इतना प्यार था कि बीबी जी से उसे पूरा समेट ना पाती, तो इसलिए वो अपना और इधर-उधर उड़ेल देते। शायद इन छिपकर की गई कारगुजारियों की भरपाई पापा जी बीवी जी का गुस्सा और नखरा बर्दाश्त कर लेते। बीवी जी नाराज होती तो उनका मान मनोबल चलता रहता और यहाँ तक उनकी सहेलियां-वहेलियां भी मनाने आ जाती थी और माता-पिता के हिसाब से प्रेम के वातावरण में मेरा प्यार विहीन रह जाना स्वाभाविक ही था। बीवी जी का पूरा गुस्सा और पापा जी का पूरा प्रेम जैसे मुझ में ही था। पापा जी जरा भी जिद्दी नहीं थे और बीबी जी जो जिनकी माँ थी वो बहुत जिद्दी थी। शायद मुझे जिद करने की आदत माँ से ही मिली हो, उदारता, परसुएशन, धैर्य और हौसला पापा से। कहते कि मझला भाई जो था चंद्रावत बेदी भी फौज में भर्ती हो गया था। वो कुंवारा था, लाम पर गए। मिलिट्री के अफसरों ने सरकारी बंगले छोड़ दिए थे। अफसरों के परिवार शहर में किराए के मकान लेकर रहने लगे थे या अपने अपने गांव चले गए थे। छुट्टियों में सब आते और परिवार के साथ ठहरते। हमारे मकान के साथ वाले घर में ब्रिगेडियर का परिवार रहता था और उनकी बेटी कॉलेज जाती थी। लंबी गोरी चिट्टी सुडौल तीखे नैन नक्श वाली ये लड़की मुझे बहुत भाती थी। मुझे वह तस्वीरों में छपे रोमन वृत्तों की सी चलती फिरती आकृति वाली लगती। साधारण लड़कियां इतनी लंबी नहीं होती, वो सरदार थी। सरदारों की स्त्रियां प्राय लंबी ही होती हैं। गजब का सौंदर्य था उनके अंदर। मजला भाई घर में सबसे ज्यादा उपेक्षित था। सांवला रंग, बहती नाक, ऊंची सी निक्कर, बेढब ढंग से निक्कर में ठुसी हुई कमीज, जिसकी बाह हमेशा कंधे से नीचे तक खिसकती रहती। वो हमेशा नाक को नीटा ऊपर, पढ़ने में भी मामूली था। बड़े बेटी सतव्रत को सामंती परिवार की तरह कुंवर का दर्जा प्राप्त था। उसकी बहुत खातिरदारी होती। छोटा बेटा रविव्रत यानी जो बड़ा बेटा सतव्रत था, उसको सामंती परिवार की तरह कुंवर का दर्जा मिला था। उसकी बहुत खातिरदारी सत्यव्रत का होता, लेकिन छोटा जो रविव्रत था इसलिए लाडता था क्योंकि रविव्रत जो था वो बिल्लौरी आंख वाला था। प्यार से लोग उसे बिल्ला कहते। बिल्लौरी आंख वाले बच्चों के लिए ऐसे संबोधन पंजाब में प्राय रहते हैं। बीवी जी की तरह ही गोरा चिट्टा और छोटा होने के नाम मजले का हिस्सा भी वो मान लेता। और जिनके मजले भैया थे चांद,
उनको घर में सब जैंड कह के बुलाते। तो 3 भाई हो गए, बड़े सत्यव्रत हो गए और छोटा जो रविव्रत हो गया, मझला वाला जो चाँद हो गया। अब कहते हैं कि जो ये मझला जो है जब फौज में भर्ती होकर लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग पूरी करके 2 वर्ष बाद देहरादून से लौटा तो घर में सब उसको देखकर बड़ा दंग रह गए। उसकी हल्की-हल्की भूरी मूंछें उभर आई, लंबा हो गया, हैंडसम दिखने लगा और अगल-बगल के मोहल्ले के अफसरों की लड़कियां वगैरह भी ताक-झाँक करने लगी, उसकी प्रशंसा करती। अभी उसकी पोस्टिंग तो हुई नहीं थी इसलिए वो पटियाले में ही था। जंग के कारण उन दिनों फौज में नई भर्तियां हो रही थी। भारतीय सेना के साथ उन्हें भी लाम पर बांध जाना पड़ जाता। दोनों की भर्ती अलग-अलग होती। युद्ध के बाद दोनों को मिलाकर एक मतलब सेना का ये बना देते थे। हालांकि रियासत में उनके प्रमोशन तरक्की के रूल अलग थे, किंतु युद्ध के दौरान भारतीय सेना के समकक्ष ही सभी को देहरादून भेजा जाने लगा। सो मजले भाई की ट्रेनिंग भी देहरा में हुई। अफसरों, सिपाहियों, नागरिकों के जवान बेटे हैसियत व योग्यता के अनुसार दनादन फौज में भर्ती होते। जो पढ़ना नहीं चाहते थे या पढ़ने में रुचि कम रखते थे, युद्ध के चलते उन दिनों वो भी आसानी से भर्ती में जो है भर्ती हो जाते। पंजाब में फौजियों के बेटे प्रायः फौज में ही भर्ती होते। पंजाब में सेना में भर्ती होने की गौरव को बात मानी जाती है। उनका भविष्य अच्छा होता, केवल युद्ध का खतरा माँ और दादियों की कठोरता और कल्पाता रहता है। अब यहाँ पे देखिए शुरू होता है मजले भाई का प्रेम प्रसंग। तो मजले भाई का प्रेम प्रसंग कैसे आगे चलता है तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, थर्ड पार्ट में। और आप कंसा सुनते रहें, आप खुद भी